भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत पर बाह्य आक्रमण, बाह्य मतलब बाहर से आक्रमण हुआ, वो पहली बार कब होता है, कौन से वंश करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे आपको कितने वंश पढ़ने होंगे, भारत में बाह्य आक्रमण पे 3 वंशों के नाम आएंगे। एक कौन आएंगे, शक, दूसरे आएंगे हूण, और तीसरे कौन है आपके, कुषाण। तो ये तीनों के नाम याद रखने, और तीनों अपन क्या करें, एक एक करके डिस्कस करते हैं। बाह्य आक्रमण मतलब दूसरे देशों द्वारा क्या, दूसरे देश के जो वंशज हैं इन्होंने क्या किया, आक्रमण। ये जो शक, हूण, कुषाण वगैरह है, ये मध्य एशियाई क्या है आपकी जातियां, जो कहां पे, भारत में प्रवेश होती है और हिमालय की तरफ से प्रवेश करके भारत पे आक्रमण करके भारत पर क्या करती है, यहाँ पर शासन करती है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला वंश जो आपका है वो कौन सा वंश है, शक वंश। ये जाति है शक, एक मध्य एशियाई जाति थी। लड़ाकू मतलब ये लड़ने में, युद्ध करने में क्या थे, पारंगत थे। तो ये कैसी जाति है, मध्य एशियाई जाति है। देखो एशिया अगर आप जानते हो, महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप है। तो ये मान लो इंडिया वाला हिस्सा है, ये इंडिया, साउथ इंडिया। अब मान लो ये पूरा क्या है आपका, एशिया है। तो इस एशिया का अगर आप देखें, ये नॉर्थ साइड हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, साउथ, ये क्या हो जाएगा, वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा, ईस्ट, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, और क्या हो जाएगा, पूर्व। अब देखो ये जो एशिया का, भारत किस दिशा में पड़ रहा है बताओ, तो एशिया कौन से हिस्से में पड़ रहा है, भारत पड़ रहा है आपके दक्षिण में। तो यहाँ पे भारत हो जाएगा। इसके आगे, भारत से आगे कौन है, यहाँ पर नेपाल है, चीन है, इधर जापान है, ठीक है। यहाँ पे बात करें, इधर की बात करें तो मध्य एशिया की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ईरान है, ठीक है। ये जो देश है, यहाँ वाले क्षेत्र, इसको क्या कहा जाता है, मध्य एशिया। यानी एशिया का वो हिस्सा जो कहां पे पड़ता है, एशिया के क्या पड़ता है, मध्य में पड़ता है। यहाँ की एक जाति है सब, और ये अभी भारत में एंटर होंगे तो किस तरफ से एंटर होंगे, क्योंकि अगर भारत के आप उत्तर में देखोगे तो भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है बताओ, हिमालय। तो हिमालय पर्वत में अब पहाड़ को पार करने के लिए आपको दर्रे से पार होना पड़ता है। किससे पार, मतलब एक रास्ता था, और उस दर्रे का नाम क्या है, बोलन दर्रा। उस बोलन दर्रे से ये शक वगैरह क्या करते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं। और सबसे पहले भारत का अगर आपको याद हो, बलूचिस्तान वर्तमान में कहां पे पड़ता है, पाकिस्तान में, ये वाला हिस्सा, और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा जो पहले भारत का हिस्सा था। तो ये इन पे क्या कर लेते हैं, अधिकार। और फिर धीरे धीरे दक्षिण भारत की तरफ, यानी महाराष्ट्र, मथुरा के पास, तक्षशिला के पास क्या स्थापित हो जाता है, राज्य स्थापित हो जाता है। तो ये शक आए कहां से, मध्य एशिया से। कहां से भारत में प्रवेश किया, बोलन दर्रे से, और इसके बाद में धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गए। तो ये विदेशी हुए, बाह्य आक्रमण हुआ कि आंतरिक आक्रमण है, बाह्य आक्रमण हुआ। दूसरे देशों से भारत में आकर के इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और पहले इन्होंने बलूचिस्तान और कहां पर अधिकार किया, पश्चिमी अफगानिस्तान में, जो कि पहले किसका हिस्सा हुआ करते थे, भारत का। तो 71 ईस्वी पूर्व में कौन से दर्रे से, बोलन दर्रा। दर्रा किसे कहते हैं, पहाड़ के बीच में रास्ते को क्या कहा जाता है, दर्रा। और ये बोलन दर्रा कहां पर है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में। तो बोलन दर्रे से भारत में प्रवेश किया। तो इन्होंने भारत में प्रवेश किया है किस दर्रे से, बोलन दर्रे से भारत में आते हैं। और मध्य एशिया से क्या होता है, भारत में इनकी एंट्री होती है। इसके बाद में इन्होंने किसको जीता, आपके बलूचिस्तान व पश्चिमी अफगानिस्तान। ये जो क्षेत्र है पहले भारत का, जब ये इस काल की बात हो रही 71 ईस्वी पूर्व के आसपास, ये पूरा क्षेत्र भारत का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिमी अफगानिस्तान के संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और ये अधिकार किसने किया, आपके शकों ने अधिकार किया। अब जब ये भारत में प्रवेश होते हैं तो अपनी अपनी अलग अलग क्या बनाते हैं, शाखाएं बनाते हैं। अलग अलग जाकर के वो क्या कर लेते हैं, अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। शकों का उल्लेख जो है वो आपके रामायण वो किसमें मिलता है, वह महाभारत में भी इनका उल्लेख है। महाभारत में भी उल्लेख है। इसके अलावा यहाँ पे एक कथानक है जिसका नाम क्या है, कल का चार्य कथानक। कथानक मतलब कोई घटना है, उसमें क्या कहा गया है, इनको क्या कहा गया है, सग कुल का कहा गया है। सग कुल मतलब क्या, कैसा कुल,
शक कुल, यानी शकों का जो कुल था, वंश था, इसको किसमें, कल्काचार्य जो कथानक है इसमें भी इनका वर्णन है। तो महाभारत और रामायण में भी है, साथ ही साथ में आपके कल्काचार्य का इसमें भी इनका क्या है, वर्णन कर रखा है। में प्रवेश करने के बाद ये अपनी शाखाएं बनाते हैं। तो इन्होंने अपनी शाखा कहाँ स्थापित की, सबसे पहले सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ पर है, सौराष्ट्र आपके गुजरात में। फिर किसमें स्थापित की, तक्षशिला व मथुरा में शाखाएं स्थापित की। भारत में प्रवेश के बाद ये क्या करते हैं, इन जगहों पर शाखाएं स्थापित करते हैं। अब देखो यहाँ पे सौराष्ट्र में तक्षशिला में जो ये क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, उसको पल्लवों द्वारा क्या किया गया, पल्लवों द्वारा हराया गया। तक्षशिला के शकों को किसने हराया, पल्लवों ने। और जो मथुरा में जो आपके क्या है, ये है, इनको किसने हराया, कुषाणों द्वारा। कुषाण भी विदेशी जाति जो बाहर से आई थी, कुषाणों द्वारा इनको क्या किया गया, मथुरा में हराया गया। तो ये जो शक है, इन्होंने अपने सौराष्ट्र में, तक्षशिला में और मथुरा में क्या कर दी, शाखाएं स्थापित। शाखाएं मतलब इनके छोटे छोटे शासक क्या क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। कहां पर, एक शाखा कहां पर स्थापित होती है, पश्चिम भारत में। और शक शासक कौन बनते हैं, उन शक शासक, दो शासकों के नाम याद रखना, एक का नाम है भूमक, दूसरे का नाम क्या है, नहपान। ये पश्चिम भारत की जो शाखा थी उसके क्या है, आपके मुख्य शासक है। इन्होंने क्या किया, सातवाहनों के साथ क्या किया था, संघर्ष किया था। सातवाहनों के साथ संघर्ष हुआ। सातवाहन वंश था आपका पहले, उसके साथ इनका क्या हुआ था, संघर्ष हुआ। गौतमी पुत्र सातकर्णी लिखा था मैंने आपको, गौतमी पुत्र सातकर्णी शक शासक नहपान को हराया। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या किया, शक शासक है नहपान, उसको हराया था। किसके अनुसार, तो इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो जानकारी आपकी ये मिलती है नासिक अभिलेख से। नासिक में एक अभिलेख प्राप्त हुआ, उसमें इस बात का क्या किया हुआ है, वर्णन किया हुआ। और कुछ सिक्के हैं, उन पे भी ये वर्णन है कि जो नहपान है, इसको गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या किया था, हराया था। तो इस बात के प्रमाण किस बात के मिलते हैं, कि सातवाहनों के साथ इनका क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख में। और जूनागढ़ अभिलेख कहां पर है, गुजरात के अंदर। पढ़ाया था आपको। चलो अब एक बात ध्यान रखनी है, एक यहाँ पर क्या है, आपकी झील है जिसका नाम क्या है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। एक तो पुनरुद्धार किसने करवाया बताओ, स्कंदगुप्त ने करवाया, गुप्त शासक ने। इसके अलावा रुद्रदामन जो शक शासक है, इसने भी क्या करवाया, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। इसके अलावा सुदर्शन झील जो आपके, इसको मौर्य शासकों द्वारा क्या किया गया था, निर्मित किया गया। तो ये रुद्रदामन का नाम भी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना है। दोनों तरीके से देख, तीन नाम है, उज्जैन, ठीक है, उज्जैनी और उज्जैन, तीन नाम पर सुन, ठीक है। ज्यादा नाम पर मत जाया करो, चीजें चलती है जैसे। अब देखो कई जगह आपके क्या होता है, नाम वो भी लिखा होता है, दूसरा भी लिखा होता है, तीनों चलते हैं। अब देखो आगे शकों का साम्राज्य देख लो। शकों का साम्राज्य जो है मालवा से लेकर विंध्य पर्वत तक फैला था। विंध्य पर्वत तक, यहां तक इसका क्या था, विस्तार था। और बाद में जो शक शासक है, वो भारतीय जो जाति है उनके साथ आत्मसातीकरण कर लेते हैं। आत्मसातीकरण का मतलब क्या होता है, भारत में ही क्या हो जाता है, सम्मिलित हो जाते हैं। चलो उतार दो जल्दी से। बाह्य आक्रमण तीन जातियां करती है, शक, हूण और कौन से, कुषाण। सबसे पहले कौन सा वंश है, शक वंश। शक एक मध्य एशियाई जाति है। मध्य एशिया, मिडिल एशिया से क्या आते थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। और कहां से बाद में प्रवेश किया, वोलंदरे से। कब किया, 71 ईस्वी पूर्व। वोलंदरा कहां पर है, हिमालय। दर्रा किससे कहते हैं, आपके दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, जहां से क्या किया जा सके, चीजें पार। नहीं तो अगर क्या नहीं किया जा सकता, पहाड़ को आपको ऊपर से पार करना पड़ेगा। नहीं तो अगर दर्रा है तो आप बीच में से क्या हो सकते हो, पार हो सकते हो। भारत में प्रवेश किया और किसको जीता इन्होंने, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में। और पश्चिम अफगानिस्तान को जीता। शकों का उल्लेख रामायण और महाभारत में, साथ ही साथ किसमें, कल्काचार्य जो कथानक है, इस कथानक में भी इनको क्या कहा गया, शक-कुल कहा गया है। यानी ऐसा लिखा हुआ है कि शक-कुल ने भारत पर आक्रमण किया था। तो कौन से कुल ने भारत पर आक्रमण किया, शक-कुल ने, ये ऐसा लिखा हुआ है। सौराष्ट्र गुजरात के अंदर स्थित है, यहाँ पर इनका अधिकार किया, इन्होंने एक शाखा यहाँ पर स्थापित की।
तक्षशिला आप जानते हो, गांधार उस वक्त क्या था, महाजनपद था, उस पर उन्होंने अधिकार किया और पल्लव शासकों ने क्या किया, इनको वहां से समाप्त किया। मथुरा में इन्होंने अपनी शाखा स्थापित की जिसमें उनको वहां से किसने समाप्त किया, कुषाणों ने। इसके अलावा इनकी एक शाखा कहां पर थी, पश्चिम भारत में थी, जहां पर शक शासक भूमक और नहपान थे। इनका किसके साथ संघर्ष चलता है, सातवाहनों के साथ, और सातवाहन शासक सबसे प्रसिद्ध शासक यही था, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इस सातकर्णी ने क्या किया था, शक शासक नहपान को हराया। जानकारी कहां से मिलती है, नासिक अभिलेख और कुछ सिक्के हैं, उन सिक्कों के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन वंश के शासकों ने शकों को हराया था। उज्जैनी में इनकी शाखा थी, संस्थापक सष्टन माना जाता है, और रुद्रदामन यहाँ का मुख्य शासक बना जिसने सुदर्शन झील का क्या करवाया, पुनरुद्धार। किस अभिलेख के अनुसार, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार। शकों का साम्राज्य मालवा से लेकर कहां तक फैला हुआ था, विंध्य, और धीरे धीरे ये भारतीय राज्यों में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका शक वंश क्या। अब अपन दूसरी जाति लेते हैं जिसका नाम क्या है, हूण वंश। ये भी एक विदेशी जाति है जो भारत पर करती है, आक्रमण करती है। ये कहां से है, मध्य एशिया, मध्य एशिया की बर्बर जाति। और अन्य नाम अगर बात करें, अन्य नाम इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें दैत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी बर्बरता के कारण इन्हें किस नाम से जानते हैं, दैत्य के नाम से जानते हैं। 458 ईस्वी पूर्व, ईस्वी 458 ईस्वी में गुप्त वंश का एक शासक थे जिनका नाम था स्कंदगुप्त के समय हुणों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया, सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। तो काफी लेट आते हैं, शकों के बाद में आते हैं, आक्रमण किया। इसमें आपको पता होगा, पहले गुप्त वंश पढ़ा चुका हूं, तो बताओ स्कंदगुप्त विजय हुआ था कि स्कंदगुप्त हुणों से हारा था, स्कंदगुप्त क्या हुआ था, विजय हुआ था। लेकिन 458 में फिर आपको मैंने पढ़ाया था स्कंदगुप्त का कार्यकाल अगर आपको याद हो, 467 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है, स्कंदगुप्त की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो उसके बाद जो शासक आते हैं गुप्त वंश में, कमजोर थे कि मजबूत थे, उसके क्या थे, वंशज कमजोर थे। और अंतिम महत्वपूर्ण शासक किसको माना जाता है गुप्त वंश में, स्कंदगुप्त। मारगुप्त पहले हो गया, स्कंदगुप्त को माना जाता है। इस कारण स्कंदगुप्त के बाद हुणों का प्रभाव किसके ऊपर हो जाता है, आपके गुप्त वंश के ऊपर हो जाता है, और धीरे धीरे हुणों ने ही गुप्त वंश को क्या किया था, समाप्त किया था। हुणों में एक शासक आता है जिसका नाम आपको याद रखना है, तोरमान। तोरमान, तोरमान क्या करता है, गुप्तों को हराकर, क्योंकि स्कंदगुप्त चला गया, स्कंदगुप्त के बाद बाकी सारे गुप्त शासक क्या थे, आपके कमजोर थे, हराकर किसकी उपाधि देता है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ऐसे उपाधि बहुत सारे राजाओं ने की, तो आपको खास याद नहीं रखना। उपाधि कौन सी धारण करता है, महाराजा धीराज की। अधिकार किस पे किया इसने, तो अधिकार याद रखना है आपने, राजपुताना पे इसका अधिकार था, मालवा व पंजाब पर। ये तोरमान का साम्राज्य, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और ये महत्वपूर्ण शासक था किसका, आपके हूण वंश का। अगला शासक कौन बना, मिहिर कुल। ये इंपोर्टेंट शासक, बहुत इंपोर्टेंट है, जिसने क्या किया था, बौद्ध धर्म पर बहुत ज्यादा, बौद्ध धर्म के जो मठ है स्तूप, उनको तोड़ा था इसने। 510 ईस्वी में सयालकोट को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया, सयालकोट को अपनी राजधानी बनाया। तो 510 ईस्वी में ये क्या करता है, सयालकोट को अपनी राजधानी। सयालकोट कहां पर है, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। तो मिहिर कुल इंपोर्टेंट शासक है। इसने क्या किया, इसने बौद्ध धर्म के मठों व स्तूपों को नष्ट किया था। और ऐसा भी कहते हैं, गुजरात जो राजस्थान का विराट नगर है, विराट नगर कहां पर है, आपके जयपुर के पास में, उसमें भी यहाँ पर भी इसने क्या किया था, आक्रमण किया था। तो ये नष्ट किया था। ये बात आपको किसके बारे में याद रखनी है, मिहिर कुल हुआ। मालवा के शासक, मालवा के शासक यशोवर्मा ने मिहिर कुल को हराकर कश्मीर की तरफ सीमित कर दिया। कश्मीर की तरफ सीमित कर दिया मतलब की तरफ सीमित। उसका राज्य क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ कहां पे रह गया,
कश्मीर तक रह गया और बाद में इसने कश्मीर तक पर शासन किया और धीरे धीरे क्या हो जाता है वहीं पर समाप्त हो जाता। अब जो हूण है, हूणों ने गुप्तों की शक्ति को क्षीण किया। किसकी शक्ति को? गुप्तों की शक्ति को क्षीण कर भारत को छोटे छोटे साम्राज्यों में बांट दिया। तो जब तक गुप्त थे आपके तब तक भारत क्या था? संगठित था। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुप्तों को समाप्त कर दिया, इनकी शक्ति समाप्त हो जाती है स्कंदगुप्त के बाद, तो भारत छोटे छोटे साम्राज्यों में क्या हो गया? बट गया। और ये सारे साम्राज्य हम पढ़ चुके हैं, पढ़े ना? राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार, चोल, चालुक्य, ये सारे के सारे हमने उसके दौरान पढ़े। चलो बता दो, ये हूण समाप्त हो गए। तो बाह्य आक्रमण चाप हो गए। अब किसकी बारी है? हूण वंश। मध्य एशिया की क्या थी? एक बर्बर जाति थी, बार्बरिक थे, यानी क्या थे? एक प्रकार से ये दैत्य के समान थे, यानी यहाँ तक कि मनुष्य का मांस भी खा जाते थे। इस कारण इनको बर्बर जाति में क्या किया जाता है? गिना जाता है। 458 ईस्वी में स्कंदगुप्त के समय, किसके समय? स्कंदगुप्त। ये कौन है? गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। अच्छे से अपने गुप्तों को पढ़ चुका है। हूणों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। स्कंदगुप्त ने हूणों को हरा दिया था, लेकिन 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त की क्या हो जाती है? मृत्यु। इसके जो उत्तराधिकारी थे वो क्या थे? सारे के सारे कमजोर थे, इस कारण वो हार जाते हैं। तोरमान क्या करता है? गुप्तों को हराता है और महाराजा धीराज की उपाधि के साथ शासक बन जाता है। और ये किसमें? राजपूताना, मालवा और पंजाब के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। इसकी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी था जिसका नाम क्या था? मिहिरकुल। 510 ईस्वी में ये राजधानी बनाता है किसको? सियालकोट को। सियालकोट कहां पर? आपके वर्तमान पाकिस्तान में राजधानी बनाया। इसने बौद्ध धर्म से इसको नफरत थी और बौद्ध धर्म को इसने बहुत ज्यादा क्या किया था? नुकसान पहुंचाया था। उसके स्तूपों को, उनके मठों को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया। स्तूपों के बारे में पहले पढ़ चुके अपन। टीलेनुमा आकृति जिसमें बौद्ध धर्म के क्या भिक्षुओं को क्या किया जाता? दफनाया जाता, उनकी हड्डियां रखी जाती। मालवा के शासक यशोवर्मा ने मिहिरकुल को हराया। तो मिहिरकुल किससे हारा? यशोवर्मान से। इससे हारने के बाद कहां तक सीमित हो जाता है? कश्मीर तक। और हूणों ने किसकी शक्ति को क्षीण किया था? गुप्तों की। जिसके बाद गुप्त समाप्त हो जाते हैं और गुप्त समाप्त होने के बाद में पूरा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट जाता है। अब अगला जो आपका वंश है, अंतिम वंश है बाह्य आक्रमण का, वो कौन सा है? कुषाण। तीसरा कुषाण शक और हूण हो गए। अब कौन सा है? कुषाण। बताइए, इनको क्या कहा जाता है? यूची। क्या कहा जाता है? यूची। या इनका दूसरा नाम क्या है? तोचेरियन भी कहा जाता है। ये सवाल पूछा जा सकता है, किसको यूची या तोचेरियन कहा जाता है? तो आपके कुषाणों को कहा जाता है। और ये यूची क्या है? इनका कबीला था। कबीला क्या है? इनका समूह था और इसको यूची कहा जाता था। और इन्होंने भारत पर क्या किया था? आक्रमण करके भारत पर शासन किया था। तो यूची या तोचेरियन कहा भी जाता है इन्हें। नाम याद रखना है। और वो पहला शासक है कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस। ये कुजुल कडफिसस 15 ईस्वी में क्या बनता है? शासक। और कब से कब तक शासन करता है? 65 ईस्वी तक शासन करता है। जिसका नाम क्या है? कुजुल कडफिसस। 15 से 65 ईस्वी तक भारत पर शासन करता है। इसने क्या किया? इसने दक्षिणी अफगानिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान का मतलब होता है अफगानिस्तान का कौन सा हिस्सा? दक्षिणी हिस्सा। काबुल, कांधार व पर्थिया पर अधिकार किया। तो इसका नाम है वो है कुजुल कडफिसस। 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक भारत पर क्या करता है? शासन करता है। वैदिक धर्म को, वैदिक धर्म मतलब कौन सा धर्म? हिंदू धर्म को अंगीकार किया। अंगीकार मतलब इसने खुद को हिंदू धर्म में शामिल कर लिया। ये किसके बारे में याद रखनी? इसके आपके कुजुल कडफिसस के बारे में याद रखनी। इसके बाद इसका भाई बनता है शासक, जिसका नाम क्या है? विम कडफिसस। ये शुरुआती 2-3 शासक है। 65 ईस्वी से 75 ईस्वी तक भारत पर क्या करता है? शासन करता है। ये जो है शैव मत का अनुयायी था। किस भगवान को मानता था? शैव का। और इसने सिक्के चलवाए। भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला पहला शासक। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है, भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक कौन था?
विमकड़फिसस। विमकड़फिसस ने क्या किया, भारत में सोने के सिक्के इसी ने चलाए, बाकी किसी ने नहीं चलाए थे। और खुद को क्या किया, सिक्कों पर स्वयं को त्रिशूलधारी दिखाया। त्रिशूलधारी कौन होता है? अरे त्रिशूलधारी कौन होता है? भगवान शिव। और ये किसका अनुयायी था? भगवान शिव का। इस कारण सिक्के बनवाए तो सिक्कों के ऊपर खुद को त्रिशूलधारी के रूप में दिखाया। इसके अलावा सोने के सिक्के चलाने वाला ये भारत का क्या है, प्रथम शासक माना जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस वंश का इंपॉर्टेंट शासक, और जिसका नाम है कनिष्क। कुषाण वंश का महानतम शासक। इसके टाइम पीरियड में कुछ घटनाएं होती, वो घटनाएं याद रखनी। एक तो क्या याद रखोगे, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ। किसके टाइम में हुआ था? तो बौद्ध संगीति क्या होती है, बौद्ध धर्म की क्या होती थी, मीटिंग होती थी, संगीति होती थी। उसके अंदर क्या करते थे, फैसले लिए जाते थे कि बौद्ध धर्म किस तरह से आगे बढ़ेगा। ये बौद्ध संगीति के अंदर आयोजन कश्मीर में किसके टाइम में हुआ था? कनिष्क के टाइम में हुआ। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा किसकी शुरुआत की गई? शक संवत की शुरुआत की गई। ये शक संवत में ध्यान रखना, ये शकों द्वारा शुरू नहीं किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया है? कुषाणों द्वारा की गई। कौन है वो कुषाण? कनिष्क है, जिसने 78 ईस्वी में क्या किया, इसकी स्थापना की है। कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की। खुद के नाम पे क्या बनाया? नगर बनाया है, और उस नगर का नाम क्या है? कनिष्कपुर। खुद का नाम कनिष्क है, इस कारण कश्मीर के अंदर कश्मीर को जीता और फिर कनिष्कपुर नाम से एक नगर की क्या कर दी? स्थापना। अब इसके राज दरबारी कौन कौन थे, यानी इसके दरबार में कौन कौन लोग क्या करते थे, कार्य करते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि महानतम गणितज्ञ चिकित्सक, तो 3 लोग तो बौद्ध धर्म से हैं, पार्श्व, वसु, मित्र व अश्वघोष। ये जो 3 लोग हैं, ये बौद्ध धर्म के बौद्ध विद्वान हैं, यानी बौद्ध धर्म के बारे में इनको जानकारी थी। इसके अलावा इनके दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या है? नागार्जुन। और नागार्जुन भारत के बहुत बड़े क्या माने जाते हैं? गणितज्ञ माने जाते हैं, ये थे। और चरक ने कौन सा ग्रंथ लिखा? चरक संहिता। और ये क्या थे? एक शल्य चिकित्सक थे। शल्य चिकित्सक मतलब ऑपरेशन के बारे में जानते थे, तो शल्य चिकित्सक थे। और ये भी किसके दरबार में काम किया करते थे? कनिष्क के दरबार में। तो इन सब के आपको नाम याद रखने, राज दरबारी थे ये। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा के समर्थक थे? महायान शाखा के समर्थक थे। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को मानता था ये? बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था। कितनी शाखाएं थी बौद्ध धर्म में? महायान और दूसरी कौन सी? एनियान। इन 2 शाखाओं में से महायान को ये मानता था। उसका प्रचार भी किया था कनिष्क ने। कुषाणों ने 230 ईस्वी तक भारत में शासन किया। तो कब से लेकर 15 ईस्वी से लेकर 230 ईस्वी तक कुषाण भारत में क्या करते हैं? शासन करते हैं। और कुषाणों के समय भारत की व्यापारिक व सांस्कृतिक प्रगति हुई थी। तो बहुत सांस्कृतिक और क्या हुई थी? आपकी व्यापारिक प्रगति हुई थी। चलो बता दो, ये कुषाण वंश क्या हो गया यहाँ पर समाप्त। देखो कौन सा वंश है? कुषाण वंश। ये इन 3 वंशों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण वंश है, शक, हूण और कुषाणों में तो सबसे ज्यादा कौन है? कुषाण। यूची या फिर इन्हें क्या कहा जाता है? तोचेरियन भी कहा जाता है। यूची क्यों कहा जाता है? ये किस कबीले से आते थे?
यूची कबीले से आते थे, इस कारण इनको क्या कहा जाता है, यूची या तोचे के। पहला शासक कौन है, फुजुल कड़फिसस। 15 ईस्वी से कब तक, 65 ईस्वी तक शासन करता है। किस किस क्षेत्र को जीता, दक्षिण अफगानिस्तान को, काबुल, कांधार और पर्थिया। इनको पहले क्यों जीता है, क्योंकि इनका प्रवेश जो होता है वो कौन से, उत्तर भारत से, हिमालय के दर्रों से होता है, इस कारण उस क्षेत्र को पहले जीतते हैं। वैदिक धर्म को इसने क्या किया था, स्वीकार कर लिया। इसके बाद जो शासक बनता है वो है विम कड़फिसस सेकंड। जो विम कड़फिसस सेकंड है 65 ईस्वी से 75 ईस्वी तक शासन करता है। किस भगवान को मानता था, भगवान शिव को मानता था। कैसे सिक्के चलाए, सोने के। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक कौन था, विम कड़फिसस। किस वंश का था बताओ, कुषाण वंश का था। सिक्कों पर स्वयं को किस रूप में दिखाया इसने, त्रिशूलधारी, यानी भगवान शिव के जितने रूप है उसने क्या किया, उसने सिक्कों पर अंकित करवा दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट शासक है जिसका नाम क्या है, कनिष्क। कुषाण वंश का महानतम शासक था ये। चतुर्थ बौद्ध संगीति, देखो बौद्ध धर्म में इसमें क्या होती है, अलग अलग क्या होती है, संगीतियां होती है। ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी ये किसके समय होती है, कनिष्क के समय। इसके टाइम में कौन सी चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, कहां पर होता है, कश्मीर। जो आपके ये वसुमित्र है, जो मैंने यहाँ नाम लिखा है, ये इस बौद्ध संगीति का क्या था, अध्यक्ष। और ये अश्वघोष है, ये इस बौद्ध संगीति का क्या था, उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन था आपका, अश्वघोष। और ये सब क्या है, बौद्ध धर्म के विद्वान है, जिसमें कौन शामिल है, पार्श्व भी क्या शामिल है। तो कनिष्क ने कश्मीर में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, चतुर्थ। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में क्या चीज याद रखोगे, इसी के अंदर, इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के अंदर बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। और वो कौन सा था, हीनयान और महायान। इसके समय ये क्या हो जाता है, आपके दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान में। और ये किसको मानता था, कनिष्क किसको मानता था, आपकी महायान शाखा को मानता था, ना कि हीनयान को। इसके दरबार में पार्श्व, वसुमित्र और कौन था आपका, अश्वघोष विद्वान थे। इसके अलावा नागार्जुन जो बहुत बड़े गणितज्ञ थे उस वक्त के, वो, और चरक जो क्या थे, चले से कर सकते, इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है, चरक संहिता। और ये सुश्रुत के क्या थे, शिष्य थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को माना, 230 तक ईस्वी तक शासन किया। और भारत का व्यापारिक और कैसा विकास हुआ इसके दौरान, सांस्कृतिक विकास हुआ। ये सारी चीजें आपको किसके बारे में याद रखनी है, कुषाण वंश के बारे में। इसके साथ ही आपका कुषाण वंश क्या हो जाता है, समाप्त।